हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ग्रुप थ्योरी अर्थात समूह सिद्धांत। दोस्तों, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है और इतना बेसिक है और इतना जबरदस्त और इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत मजा आ जाएगा। दोस्तों, अलजेब्रा का ये जो टॉपिक है वो न केवल आपको ग्रेजुएशन में बल्कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक बहुत काम आएगा। अभी हम इसके बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, एक एक डेफिनेशन, एक एक छोटी छोटी चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे ताकि आपको आगे चल करके इस टॉपिक में से कभी भी कोई भी डाउट न हो। दोस्तों, ये टॉपिक आपको आपके अभी कॉलेज में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आगे चल करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब इस टॉपिक में से बहुत सारे सवाल आपके उस एग्जाम में आएंगे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वैसे इस टॉपिक पर अर्थात ग्रुप थ्योरी पर ऑलरेडी अनेक सारे वीडियोस हमारे चैनल पर पहले भी बनाए जा चुके हैं। खासकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे थे पिछले साल, तो उसकी तैयारी के लिए अनेक सारे वीडियोस बनाए गए थे इस टॉपिक से। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सीजी सेट 2024 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा सीजी सेट एग्जाम का, तो वो उसमें आप देख सकते हैं। अनेक सारे वीडियोस, अनेक सारे कंसेप्ट पहले भी बनाए जा चुके हैं, परंतु चूंकि वो वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की दृष्टि से बनाए गए थे, इसलिए उसमें जितने भी थ्योरम्स हैं या जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो केवल पॉइंट टू पॉइंट, और मेन उसमें जो ध्यान दिया गया था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ध्यान दिया गया था। अब हम ये सोच रहे हैं कि इसका सिस्टमेटिक वीडियो सीरीज बनाया जाए जिसमें एक एक कंसेप्ट, एक एक डेफिनेशन, एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं उसको सिस्टमेटिक बताया जाए ताकि कोई भी टॉपिक छूट न जाए। ठीक है, अगर कोई कंसेप्ट है या कोई थ्योरम है तो उसका प्रूफ सहित पूरी की पूरी जानकारी अब आपको दी जाएगी। इसलिए ये शुरू से शुरुआत करते हुए इसकी वीडियो सीरीज आज से शुरू की जा रही है। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, और वो ये कि इस चैप्टर के पहले यानी कि अलजेब्रा में हमने जो इसके पहले जो 2 यूनिट जो हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा और फिर हमने सेट थ्योरी पढ़ा, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप चाहिए, एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है, तो उन सभी वीडियोस को देखना ना भूलिए। दोस्तों, अब चलिए बिना देर किए हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं उसको इस तरह से लिखा गया है कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको सारे के सारे टॉपिक्स, हर टॉपिक, हर वीडियो इसी तरह से बनाया जाएगा, हर लेक्चर इसी तरीके से बनाया जाएगा कि आप चाहे कोई भी मीडियम वाले हो, हिंदी या इंग्लिश, आपको टॉपिक को समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने भले इसको हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, परंतु जो शब्द है उसको हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी और हिंदी मीडियम वालों को भी पूरे के पूरे जो कंसेप्ट्स हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगे। अत्यंत सरल शब्दों में लिखा गया है, इसलिए आप हर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें, आपको हमेशा सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में हम लोग ग्रुप्स के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, और उस स्टडी को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी, कुछ बेसिक बातों की जानकारी होनी जरूरी है। तो चलिए हम उन बेसिक बातों के बारे में अब जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विचर संक्रिया, तो ये क्या होता है। चलिए पहले हम इसे समझते हैं। मान लीजिए एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है अर्थात अरिक्त समुच्चय है एस। ठीक है, अब एक फंक्शन हम लेते हैं स्टार नाम का, जो कि कहां से कहां परिभाषित है, एस क्रॉस एस से एस में डिफाइंड है, और यही फंक्शन जो है वो एस पर एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है अर्थात द्विचर संक्रिया कहलाता है। कब? यदि ए और बी कोई भी 2 एलिमेंट लिए जाए एस से, और उन 2 एलिमेंट्स के बीच यदि स्टार नाम का जो ऑपरेशन है या जो फंक्शन हम लोग डिफाइन किए अगर वो लगाया जाए, तो जो भी चीज बन करके मिलेगी वो वापस एस की ही मेंबर होगी, एस की एलिमेंट होगी। और ये बात सत्य है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए। आपको शायद न समझ में आया हो या कठिन लगा हो, चिंता न करें, उदाहरण से सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं उदाहरण। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे हमने एक नोट लिखा हुआ है
कि बाइनरी ऑपरेशन को हम बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन को बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी एडिशन अर्थात सामान्य योग, जिसको हम प्लस से लिखते हैं, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। जेड पर क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन अर्थात विचर संख्या। क्यों? क्योंकि भाई आप कोई भी दो, जेड क्या है यहाँ पे, जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय। अब आप पूर्णांकों के समुच्चय में से कोई भी दो अवयव लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए, अर्थात आप कोई भी दो पूर्णांकों को लेकर के अगर आप उनका योग करते हैं तो योग करने से आपको जो चीज मिलेगी क्या वो एक पूर्णांक नहीं होगा? आप खुद सोचिए, वो अवश्य एक पूर्णांक होगा। अर्थात यदि मैं कोई भी, मान लीजिए मैं लेता हूं -7 और मान लो मैं लेता हूं 10, ये दोनों पूर्णांक है। आप अब एक पूर्णांक तो प्लस माइनस जीरो है ना भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और शून्य। अब यहाँ पे आपको कोई भी दो पूर्णांक लेना है, चाहे आप दोनों माइनस लें, चाहे दोनों प्लस लें, या 1 प्लस 1 माइनस लें, जीरो लें, कुछ भी लें, आप उनको प्लस ऑपरेशन के साथ उनको अप्लाई करके देखिए, प्लस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करके उनको देखिए। तो मैं अब इसमें -7 और ये 10, इसमें मैं प्लस ऑपरेशन लगा रहा हूं। बताइए मुझे जो चीज मिलेगी, क्या मिलेगा? +10 -7 कितना आएगा? 3। क्या ये वापस उसी सेट का मेंबर है कि नहीं, आप देख लीजिए। अर्थात क्या ये वापस एक पूर्णांक मिला है कि नहीं मिला है, हमें ये देख लीजिए। क्या 3 बिलोंग्स टू जेड होता है कि नहीं होता है, आप देख लीजिए। तो आप कहेंगे सर यस, 3 एक इंटीजर है, 3 यानी कि 3 एक इंटीजर है, ये जेड में बिलोंग करता है सर। तो हाँ, हम भी तो वही कह रहे हैं कि आप जेड में से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, या दूसरे शब्दों में यूं कहिए कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं और उनके बीच ये प्लस वाला ऑपरेशन अगर लगाते हैं तो जो चीज आपको मिलेगी वो पुनः जेड की ही कोई मेंबर मिलेगी, या यूं कहिए कि कोई दूसरा इंटीजर आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दो इंटीजर के बीच आपने प्लस का ऑपरेशन लगाया, यानी कि कोई भी दो इंटीजर को आपने जोड़ा और आपको उत्तर के रूप में मिल रहा है कोई फ्रैक्शनल नंबर या कोई इर्रेशनल नंबर। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। दो इंटीजर को जोड़ने से आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्लस वाला ऑपरेशन जेड पर एक बाइनरी ऑपरेशन है अर्थात द्विचर संक्रिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑपरेशन किसी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाएगा? यदि उस सेट के कोई भी दो मेंबर्स लेकर के उन दोनों मेंबर्स के बीच अगर आप वो ऑपरेशन लगा करके उन दोनों मेंबर्स को ऑपरेट करते हो तो जो भी आपको मिलेगा रिजल्ट के रूप में वो पुनः उसी सेट का कोई मेंबर होना चाहिए, उस सेट के बाहर का मेंबर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये ऑर्डिनरी एडिशन वाला जो ऑपरेशन है, यानी कि प्लस वाला जो ऑपरेशन है, वो जेड पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये आसानी से देखा जा सकता है कि यही ऑर्डिनरी एडिशन जो है, यानी कि प्लस वाला जो ऑपरेशन है, वो नेचुरल नंबर्स के सेट पर यानी कि n पर, ये n पर भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ोगे, है ना भाई, 2 और 3 नेचुरल नंबर से, दोनों के बीच मैंने वो ऑपरेशन लगाया तो जो परिणाम स्वरूप मिला क्या वो नेचुरल नंबर नहीं है? जरूर है। यानी कि कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ने से पुनः एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। यानी कि कोई भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में अगर आप ये ऑपरेशन लगा रहे हो तो रिजल्ट के रूप में हमको जो चीज मिल रही है वो पुनः n की ही मेंबर है, अर्थात पुनः एक नेचुरल नंबर है। इसलिए यही ऑर्डिनरी एडिशन जो कि प्लस यानी कि समान योग है, ये n पर भी यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर भी ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब एक और देखो क्या लिखा है, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन यानी कि सामान्य जो घटाव का जो चिन्ह है, यानी कि जो माइनस वाला जो ऑपरेशन है दोस्तों, ये माइनस वाला ऑपरेशन ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है वो n पर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है बोल रहा है। n पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्या दो नेचुरल नंबर्स का अंतर सदैव एक नेचुरल नंबर होता है क्या? तो आप कहेंगे सर सदैव नहीं होता। ठीक है, आप देख लो उदाहरण के रूप में 2 और 3 आपने दो नेचुरल नंबर्स लिए, दोनों के बीच में आपने माइनस लगाया, आपको कितना मिला? -1 मिला। क्या -1 नेचुरल नंबर है? क्या -1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n में बिलोंग करता है? नहीं करता, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है।
यानी कि आपने कोई दो मेंबर लिए, दो मेंबर लेकर के उनके बीच ऑपरेशन लगाया और जो चीज मिल रही है वो आपको उस सेट में शामिल होते हुए नहीं मिल रही है, शामिल होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, वो तो उस सेट के बाहर का मेंबर आपको मिल रहा है। तो इसलिए ये माइनस वाला ऑपरेशन जो है वो n पर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर आपने 2 में से 3 को क्यों घटाया? आप 3 में से 2 को घटा करके देखो, अब जो मिल रहा है वो एक नेचुरल नंबर है सर, और इसलिए आप इसको बाइनरी ऑपरेशन कह दीजिए n पर। तो हम कहेंगे भाई बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन तब कहलाता है यदि वो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए, यानी कि सभी स्थितियों के लिए सत्य हो। अब आप बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे तो वो तो पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा भाई, पॉजिटिव इंटीजर तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप बड़े इंटीजर में से छोटा इंटीजर घटाएं तो आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलबे करेगा। तो ऐसे अब आप कहेंगे कि सर ऐसी स्थिति में आप उसको बाइनरी ऑपरेशन बोल दो। नहीं, हम नहीं कह सकते। वो बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ तभी होता, ये माइनस वाला ऑपरेशन एन में बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ तभी हो पाता जब सभी के लिए वो सत्य हो। चाहे 3 में से 2 माइनस करो, चाहे 2 में से 3 माइनस करो, सभी परिस्थितियों के लिए अगर वो सत्य मिल रहा है, यानी कोई भी दो नेचुरल नंबर जिसमें ये ऐसा कोई पाबंदी ना हो कि इसी में से इसको घटाओ या उसमें से इसको मत घटाओ, ऐसा कुछ पाबंदी ना हो। कोई भी दो नेचुरल नंबर के बीच में अगर आप माइनस लगाने पर पुनः एक नेचुरल नंबर प्राप्त करते हैं यदि, तो ही वो माइनस वाला ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन होता। परंतु ऐसा नहीं मिल रहा है अपने को। देखो 2 में से 3 माइनस करने पर -1 मिल रहा है ना सर, n में बिलोंग नहीं करता है ये, इसलिए ये माइनस वाला ऑपरेशन n पर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। परंतु यही माइनस वाला ऑपरेशन जो है वो z पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन अगर आप करते हैं, घटाते हैं, चाहे कैसे भी घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, उसमें से इसको घटाओ, कैसे भी घटाओ, छोटे में से बड़े को घटाओ, बड़े में से छोटे को घटाओ, कुछ भी करो, आप दो इंटीजर्स के बीच में अगर ये माइनस वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो आपको परिणाम के स्वरूप में आपको जरूर एक इंटीजर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये माइनस वाला ऑपरेशन n पर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, परंतु z पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि नेचुरल नंबर्स में देखो कौन आता है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आता है, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स में तो पॉजिटिव इंटीजर भी शामिल है, नेगेटिव इंटीजर भी शामिल है और जीरो भी शामिल है। इसका अर्थ है कि यदि दो इंटीजर को घटाने से यानी माइनस वाला ऑपरेशन लगाने से अगर आपको रिजल्ट के रूप में प्लस वाला इंटीजर मिल रहा है तब भी वो जेड में बिलोंग करेगा, माइनस वाला इंटीजर मिल रहा है तब भी जेड में बिलोंग करेगा, जीरो मिल रहा है तब भी जेड में बिलोंग करेगा। इसलिए ये वाला जेड में एक बाइनरी ऑपरेशन है किंतु एन में नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ऐसा ऑपरेशन जो सेट के कोई भी दो एलिमेंट के बीच में आप लगाओ और जो रिजल्ट लगाने पर जो भी चीज मिले वो पुनः उसी सेट की कोई सदस्य होनी चाहिए, उस सेट के बाहर की सदस्य मत मिले। ठीक है, अगर उसी सेट का कोई मेंबर मिल रहा है, और ये बात सत्य होनी चाहिए गिने चुने एलिमेंट्स के लिए नहीं, ये बात सत्य होनी चाहिए सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए। अर्थात कोई भी एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स में से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट चुनते हैं अपनी स्वेच्छा से, यानी कि एकदम कोई भी दो एलिमेंट आप ले और उन दोनों के बीच वो ऑपरेशन लगाओ और फिर आप देखो कि वो पुनः उस सेट में शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसी सेट का अगर कोई मेंबर आपको मिलता है तो वो फिर वो जो ऑपरेशन है वो उस सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, अर्थात द्विचर संक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये बात सत्य होनी चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, उस सेट ए एस के सभी मेंबर्स के लिए, सभी ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए। अगर उन सभी मेंबर्स में से हम स्वेच्छा रूप में मतलब एक आर्बिट्ररी फॉर्म में है ना भाई, स्वेच्छ रूप में अगर हम कोई भी दो एलिमेंट चुनते हैं, ठीक है, और उनके बीच ऑपरेशन लगाते हैं तो वो वापस उसी सेट का मेंबर मिलना चाहिए। अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, बीजीय संरचना। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए जो एक या अधिक बाइनरी ऑपरेशंस यानी कि द्विचर संक्रियाओं से क्या हो, इक्विप्ड हो, अर्थात सुसज्जित हो, यानी कि उसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है अगर मान लीजिए, तब वह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि अगर मान लीजिए स्टार नाम का कोई ऑपरेशन अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन है तब इसको इस तरीके से लिखने पर ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी जैसे कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, अब नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, अभी तक तो सिर्फ सेट है, परंतु जैसे आप उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाते हो अब वो
ये सेट है, लेकिन अब पूरे को एक साथ बोलोगे कि अब ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, अर्थात अब ये कुछ नियमों का पालन करने वाला हो गया है, कुछ जिम्मेदारियां निभाता है। भले ही वो केवल एक जिम्मेदारी क्यों ना हो, भले ही वो केवल एक नियम क्यों ना हो, लेकिन अब ये कुछ नियमों का पालन कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक, सीधी सी बात है भैया, वो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर आपने ए पे बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे बतलाया है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन के अनुसार ये वाला जो गुणधर्म है वो तो कम से कम उसमें उसमें ए में रहेगा ही रहेगा ना भाई, क्योंकि उसमें आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है ना भाई। हो सकता है और भी इसमें नियम हो। ठीक है, तो ये हो गया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी सेट है उसमें आप एक बाइनरी ऑपरेशन लगाइए तो वो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है, बीजीय संरचना बन जाता है। ठीक है, जैसे देखो एन में हमने प्लस वाला ऑपरेशन देखा, ये एन में प्लस वाला ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, जब केवल एन लिखूंगा तो ये केवल नॉन एम्प्टी सेट है। अभी हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात ही नहीं की, परंतु अगर मैं अब इसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन लगा दूं, प्लस के साथ इसको इक्विप्ट करा के इस तरीके से लिख दूं, तो अब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद हमने लिखा है किंतु एन माइनस नहीं है ये, है ना भाई। एन प्लस एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है किंतु एन माइनस नहीं। क्यों क्यों नहीं है भैया? क्योंकि माइनस वाला ऑपरेशन एन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। उदाहरण आपने अभी देखा। ठीक है, तो ये इस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसलिए ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने इन डेफिनेशंस को समझा, बाइनरी ऑपरेशन आपने समझा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपने समझा। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि किसी सेट में केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन इक्विप्ट कराया जाए, एक से अधिक भी कराए जा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा जितने ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन होंगे उसमें नियमों की संख्या उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, एक बार अच्छे से समझिएगा। हमने पूरा प्रयास किया आपको ये समझाने का। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप की परिभाषा देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब ग्रुप थ्योरी की पूरी सीरीज यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, जैसे शुरुआत हो चुकी है, तो आज पहला लेक्चर हो गया। अब इसी तरीके से सारे लेक्चर से हर एक टॉपिक, मतलब ये मान के चलिए कि ये न केवल आपके आज के लिए यानी कि इस सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, बल्कि सदा के लिए आपके लिए एक फुल कंटेंट तैयार हो रहा है, जो कि आपको आगे की कक्षाओं में बहुत काम आएगा दोस्तों। तो जरूर जरूर देखते रहिएगा, चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।